और 27 के बाद भी 2047 तक भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही बजट को प्रस्तुत करती रहेगी। वर्ष 2017 से पहले आपकी सरकार के जो हाल से बता रहा हूं, पहले प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी चरम पर होती थी, गुंडों माफियाओं को आप लोग राजनीतिक संरक्षण दिया कर जाता था, जमीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर अवैध कब्जे होते थे, भय का वातावरण व्याप्त था। सूर्य अस्त होने से पहले लोग घरों में छुप जाते थे, बाजार बंद हो जाते थे, उद्योगपतियों से हफ्ता वसूली होती थी। इसीलिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कोई उद्योगपति नहीं जाता। की बात करें तो सपा की सरकार में नकल माफिया हावी थे, जो योगी की सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का जो अवसर दिया है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं बजट के समर्थन में खड़ा हूं, उसके कारण भी आगे बताऊंगा। मान्यवर, अब तक का सबसे बड़ा 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए का लोक कल्याणकारी जनहित का बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को महाराणा विधानसभा की देवतुल्य महान जनता एवं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। मान्यवर, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार का 10वां आम बजट 2026 और 27 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, व्यापारियों, दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। और 27 के बाद भी 2047 तक भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही बजट को प्रस्तुत करती रहेगी। यह वर्ष 2027 के डेवलपमेंट का विजन नहीं है, विजन है जो 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इसलिए हम लोग 2047 तक करेंगे ऐसे ही। मान्यवर, हमारी सरकार सभी गरीबों के कल्याण की बात करती है। हमारी सरकार की विचारधारा अंत्योदय की है। समाज के अंतिम व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है, जब तक उसको मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे तब तक न तो गांव का विकास हो सकता है न इस देश का विकास। मान्यवर, बजट की जन स्वीकारता कानूनी व्यवस्था से प्रमाणित होती है। किसी भी सरकार का संवैधानिक दायित्व नागरिकों को आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा, भय मुक्त वातावरण देना होता है। बेहतर कानून व्यवस्था देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रमाणित भी किया है। वर्ष 2017 से पहले आपकी सरकार के जो हाल से बता रहा हूं, पहले प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी चरम पर होती थी, गुंडों माफियाओं को आप लोग राजनीतिक संरक्षण दिया कर जाता था, जमीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर अवैध कब्जे होते थे, भय का वातावरण व्याप्त था। सूर्य अस्त होने से पहले लोग घरों में छुप जाते थे, बाजार बंद हो जाते थे, उद्योगपतियों से हफ्ता वसूली होती थी। इसीलिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कोई उद्योगपति नहीं आता था। आज 35 लाख करोड़ से भी ज्यादा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों ने इसीलिए दिए कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ठीक है। मान्यवर, किसी भी प्रदेश के विकास में संपर्क मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक एक्सप्रेस देने वाला प्रदेश है और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बजट में धन की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, शिक्षा की बात करें तो सपा की सरकार में नकल माफिया हावी थे, जो योगी की सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिए। आज प्राइमरी स्कूलों का मिशन कायाकल्प के तहत प्राइमरी विद्यालयों को उच्चीकरण कर बेहतर शिक्षा का माहौल बनाया गया है। प्राइमरी स्कूलों में टाइल्स की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, बाउंड्री की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की है। आपकी सरकार में तो शिक्षक जाते ही नहीं थे पढ़ाने, यह खत्म किया गया है। बेटियों के लिए स्कूटी की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का अभियान चलाकर गरीब जनता के लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था की है। उद्योगपतियों की बात करें तो योगी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन की योजना को जोड़ा है। 43,000 करोड़ से भी अधिक की नई योजनाओं को जोड़कर नए रोजगार सृजन की व्यवस्था की गई है। सपा और हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति में अंतर है। माननीय योगी जी ने पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से भी सरकारी
पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ सरकारी नौकरी दी है। सपा की सरकार में भर्तियों के जो रेट थे वो फिक्स थे। मैं एटा का ही रहने वाला हूं, पास में इटावा और रैया है, वहां सारे रेट फिक्स थे। बाबू, इंजीनियर, डॉक्टर, जितनी भर्तियां होती थी पुलिस की वहीं से होती थी, और जो लोग पैसे नहीं देते थे उनकी लिस्ट को परिवर्तित कर दिया जाता था। ये भी सरकार थी इनकी। मान्यवर योगी सरकार विकास के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को जीर्णोद्धार कर रही है। महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित कर उनके इतिहास का पुनर्स्मरण कराया जा रहा है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। मान्यवर राम राज्य की अवधारणा का जो संकल्प था और संपूर्ण हिंदू समाज को 500 वर्षों से प्रभु श्री राम के मंदिर का इंतजार था, तब करोड़ों लोगों की हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए इस सदन के महान नेता रहे। सनातन के सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, परम श्रद्धेय माननीय श्री कल्याण सिंह जी के इतिहास को नहीं भुलाया जा सकता। बाबूजी के 1991 के लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के कारण मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया था। आज मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर बाबूजी नहीं होते तो मंदिर नहीं बनता। यह साहसिक और निर्णय न होता, राम मंदिर का यह मार्ग प्रशस्त नहीं होता। बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी का त्याग और कर्तव्य निष्ठा ही एक महापुरुष का वास्तविक स्वरूप है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि अयोध्या में एक प्रेरणा स्थल का निर्माण कर बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी की प्रतिमा स्थापित कराई जाए, जिससे उनके योगदान संपूर्ण हिंदू समाज की आस्था का सम्मान हो सके और जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को सनातन संस्कार, संस्कृति और हिंदुत्व की प्रेरणा मिलेगी। मान्यवर इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मान्यवर मैं आपके माध्यम से अपनी विधानसभा की कुछ समस्याओं को रखता हूं। मेरी विधानसभा में 2018 में एक पॉलिटेक्निक स्वीकृत हुआ था मान्यवर, वो उसके बाद एक साल पहले सारी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद उसको डिग्री कॉलेज के लिए प्रस्ताव चेंज हुआ। आज तक समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होकर शासन में पेंडिंग है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि मेरे वहां डिग्री कॉलेज जो स्वीकृत होना है उसको करा दिया जाए। मान्यवर मैं धनगर और अहिरिया समाज के बहुत सारी जातियां मेरी विधानसभा में हैं और अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट की मांग करती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनको अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी करा दिया जाए। मान्यवर मैं आपके माध्यम से मेरे यहाँ मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि जवाहर तापी परियोजना जैसा बड़ा प्रोजेक्ट और श्रीम सीमेंट जैसा बड़ा प्रोजेक्ट एटा में लगाया है, जिससे लोगों को रोजगार मिला है। अब चूंकि ओवरलोड होने के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, तो एटा में नया बाईपास शासन में प्रस्तावित है, उसको भी स्वीकृत करा दिया जाए। मान्यवर एटा कासगंज रोड से महाराणा नगर पालिका तक रोड का चौड़ाईकरण करा दिया जाए। एटा हमारा पुराना जनपद है और उसमें छोटा सा सर्किट हाउस है। जब वीआईपी जाते हैं तो उनकी व्यवस्था रुकने की नहीं हो पाती है, तो मेरा अनुरोध है आपसे एटा में एक नया सर्किट हाउस भी बना दिया जाए। मान्यवर आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्री विनय कुमार द्विवेदी। हम आगे आपके लिए सीधे सहारनपुर से पूछे।